नमस्ते दोस्तों, हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अब देखिए, इतिहास की किताबों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में हम सब ने पढ़ा है, संविधान का निर्माण, समानता की उनकी लड़ाई। लेकिन आज हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। आज हम उन अनसुनी कहानियों पर बात करेंगे जो अक्सर किताबों के पन्नों में कहीं दब कर रह जाती हैं। ऐसी कहानियां जो दर्द, अपमान और सबसे बढ़कर कभी हार न मानने वाली हिम्मत को सामने लाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल पर गौर कीजिएगा, क्या कोई चीज अपने घर से भी ज्यादा प्यारी हो सकती है? अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैरान थे डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ने का जुनून देखकर। मशहूर दार्शनिक प्रोफेसर जॉन डेवी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी नहीं देखा। और इसी जबरदस्त जुनून से एक बहुत ही दिलचस्प, एक हाइपोथेटिकल सवाल खड़ा हुआ था, और उस सवाल का जवाब वो इस ऐतिहासिक कोट में छिपा है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मेरे घर में आग लग जाए तो मैं सबसे पहले अपनी किताबें बचाऊंगा। जरा सोचिए इस बात को, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए उनका समर्पण किस लेवल का था। और यही वो नींव थी जिसके दम पर आगे चलकर उन्होंने एजुकेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, समाज के अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन इस ज्ञान की भूख के पीछे की वजह क्या थी? इसकी जड़ें बचपन की कुछ बहुत ही कड़वी यादों में थी। यहाँ इन दो घटनाओं को देखिए। स्कूल में छोटे भीमराव को क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें चिलचिलाती धूप में बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था, और सबसे बड़ा दर्द, प्यास। वो स्कूल के घड़े को छू तक नहीं सकते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि उनके छूने से पानी अपवित्र हो जाएगा। एक चपरासी को दूर से ऊपर से पानी डालना पड़ता था। और दूसरी तरफ एक रात स्टेशन पर पहुंचने पर एक बैलगाड़ी वाले ने सिर्फ उनकी जाति सुनकर उन्हें बिठाने से इनकार कर दिया। एक छोटे से बच्चे को रात के घने अंधेरे में अनजान रास्ते पर बिल्कुल अकेले पैदल चलना पड़ा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। खैर, इन सारे अपमानों का जवाब कैसे दिया गया? इस विशाल नंबर को देखिए, 50,000। आपको वो किताबों वाली बात याद है जो हमने अभी शुरुआत में की थी? उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा किताबें थीं। जिस समाज ने बचपन में उन्हें एक घड़े से पानी तक नहीं पीने दिया, उसी समाज को उन्होंने ज्ञान के एक विशाल समंदर से जवाब दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उनका ये एजुकेशनल सफर, सच कहूं तो बस हैरान कर देने वाला है। 32 डिग्रियां, सोचिए 32, 3 अलग अलग देशों में पढ़ाई, अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान जैसे भारी भरकम विषयों में मास्टरी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच समेत 8 भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ थी। ये एक ऐसी बौद्धिक प्रतिभा थी जिसने समाज की बनाई हर दीवार को चकनाचूर कर दिया। और इसी ब्रिलियंस ने दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद कर दी थी। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो एक ब्रिटिश प्रोफेसर ने पूरी क्लास के सामने ताना मारते हुए कहा कि भारत जैसे देश के किसी इंसान के लिए इतना पढ़ने का क्या ही फायदा। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल चुप रहे, लेकिन उसी साल उन्होंने अपनी थीसिस सामने रखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ये इतनी सटीक और शानदार थी कि उसी ब्रिटिश प्रोफेसर को ये मानना पड़ गया कि ये थीसिस अर्थशास्त्र की दुनिया को बदल कर रख देगी। अब आते हैं इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। साल था 1931 और जगह थी लंदन। वहां चल रहे गोलमेज सम्मेलन में एक बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिला। यहाँ M.K. गांधी जी का एक दावा आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा था, मैं दलितों का प्रतिनिधि हूँ। ये वो पल था जब देश के दो बहुत बड़े नेताओं के विचार पहली बार एक ही मंच पर सीधे तौर पर आमने सामने टकराए थे। और इस दावे के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर का जो तर्क था वो बिल्कुल स्पष्ट और फैक्ट्स पर आधारित था। उन्होंने बेझिझक होकर कहा, महात्मा जी, आप दलितों के साथ रहे नहीं, आप दलित हैं नहीं, तो आप उनके प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? सोचिए, उस दौर के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक के सामने इस तरह बेबाकी से सच बोलने का साहस। उस वक्त पूरा कमरा एकदम सन्न रह गया था, क्योंकि उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। लेकिन अंबेडकर बिना किसी डर के अपने सच पर अड़िग रहे। चलिए अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इससे हमें उनकी जिंदगी के दूसरे हिस्से के कुछ बहुत ही गहरे राजनीतिक और इमोशनल पलों को समझने में मदद मिलेगी। 1931 की उस ऐतिहासिक मुलाकात से लेकर 1956 के उनके आखिरी पलों तक इस सफर में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने न सिर्फ उनकी जिंदगी को बल्कि इस पूरे देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरे सफर में 1935 का साल बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक था।
उनकी पहली पत्नी रमाबाई बहुत बीमार थीं और उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि वो पंढरपुर के भगवान विट्ठल के दर्शन करें। लेकिन उस समय पंढरपुर के मंदिर में दलितों का प्रवेश पूरी तरह से बैन था। रमाबाई बिना दर्शन किए ही इस दुनिया से विदा हो गईं। उस रात के गहरे दुख और बेबसी ने इस ऐतिहासिक प्रतिज्ञा को जन्म दिया। मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं ये मेरे बस में है। अब आते हैं 1951 के उस दौर में। डॉक्टर अंबेडकर ने आजाद भारत के कानून मंत्री के पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया। अब ज्यादातर लोग इसे सिर्फ हिंदू कोड बिल के विवाद से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। प्रधानमंत्री नेहरू को लिखे उनके इस पत्र के अंश उस असली वजह को सामने लाते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो एक ऐसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रह सकते जहां उनकी बात को अनसुना कर दिया जाए। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से लिखा था कि वो सरकार में कोई सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज है। और इस सब के बाद आता है उनका सबसे महान और ऐतिहासिक योगदान। यहाँ स्क्रीन पर लिखे इस समय पर गौर कीजिएगा। 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ये कोई छोटा समय नहीं है। ये वो समय है जो हमारे भारत के संविधान को आकार देने में लगा। लेकिन जो बात इसे सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है वो ये है कि इस पूरे समय डॉक्टर अंबेडकर गंभीर रूप से बीमार थे। उन्हें सीवियर डायबिटीज था, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी और पैरों में भयंकर दर्द रहता था। डॉक्टरों ने सख्त आराम की सलाह दी थी, लेकिन वो इंसान अपने देश के लिए एक पल को भी नहीं रुका। जरा इस दस्तावेज के विशाल स्तर को देखिए। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। ये कोई मामूली किताब या पन्नों का पुलिंदा नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो आज भारत के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी और उनके अधिकारों की ढाल बनकर खड़ा है। यह उनके उसी अथक परिश्रम का सीधा नतीजा है जिसे उन्होंने अपनी भयंकर बीमारी के बावजूद देश को सौंपा। और फिर 5 दिसंबर 1956 की वो आखिरी रात आती है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी स्टडी में बैठे थे, अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा पर काम कर रहे थे। वो रात को सोने गए, लेकिन अगली सुबह कभी नहीं उठे। जानते हैं उनके सिरहाने क्या था? एक अधूरी किताब और एक खुला हुआ पेन। यह एक दृश्य ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। एक ऐसा इंसान जो सच में अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों के हक और ज्ञान के लिए लगातार काम करता रहा। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी कहानी कैसे एक चक्र को, एक पूरे सर्कल को पूरा करती है, ये देखना वाकई अद्भुत है। एक तरफ वो छोटा सा बच्चा है जिसे स्कूल के घड़े से पानी तक पीने से रोक दिया गया था, जिसे धूप में बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। और दूसरी तरफ वो महापुरुष है जिसने एक ऐसा संविधान लिख डाला जो आज उसी देश के हर इंसान को बराबरी की, इक्वालिटी की गारंटी देता है। ये सिर्फ एक नेता की बायोग्राफी नहीं है, ये हर मुश्किल के बावजूद कभी ना टूटने वाली मानवीय भावना की एक बहुत बड़ी जीत है। और हमारी आज की ये चर्चा इस अत्यंत शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली चेतावनी के साथ खत्म होती है। जब ये संविधान संसद में पेश किया गया था तो उन्होंने ये शब्द कहे थे, अगर ये देश ऊंच नीच की भावना नहीं छोड़ता तो ये संविधान भी इसे नहीं बचा सकता। ये शब्द महज अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज के हमारे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं। इस अनसुनी विरासत को समझने के बाद अब हमें खुद से ये पूछने की जरूरत है कि एक समाज के रूप में अभी हमें और कितना आगे जाना बाकी है। तो दोस्तों, ज्ञान और इतिहास के इस गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।